भोले बाबा, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। मेरी जिंदगी मुझे किस मोड़ पे ले आई है। मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं चाहा, तो फिर मुझे किस गलती की सजा मिल रही है। आप ही बताओ भोलेनाथ, मैं मरना चाहती थी, आपने मुझे मरने भी नहीं दिया। मेरी जिंदगी का अब कितना इम्तिहान लोगे, मुझे बताओ। मन ही मन बड़बड़ा रही थी। देखने में सुंदर, सर के बाल बिखरे हुए, जगह जगह फटा हुआ सूट, बार बार अपने दुपट्टे से अपने शरीर को ढकती हुई मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर गोपी भोले बाबा से सवाल करती हुई अपने ही ख्यालों में गुम थी। पलकों पे आए आंसुओं का भी उसे एहसास नहीं हो रहा था। मंदिर के अंदर जाकर बस एक टक होकर भोले बाबा की मूर्ति को देख रही थी। इतने में मंदिर के पुजारी जी आती है और गोपी के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटी कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और तुम्हारा नाम क्या है। कुछ दिनों से मैं तुम्हें यहाँ हर रोज देख रहा हूँ। तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा और किसी से कुछ कहती नहीं हो, बस आकर यहाँ बैठ जाती हो। सहमकर गोपी पंडित जी की तरफ देखती है। डरो मत बेटी, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। तुम्हें यहाँ ऐसे बैठा देखकर पूछ लिया। अगर तुम चाहो तो अपने बारे में मुझे बता सकती हो। क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। नहीं बेटी, यूं ही तो नहीं है। ये तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू बता रही है तुम्हें कोई बहुत बड़ा दुख है। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा दर्द छलक रहा है। गोपी फूट फूट कर रोने लगती है। अब रोना बंद करो और मुझे बताओ, तुम रहती कहाँ हो। बाबा, रात में मैं इसी मंदिर के अंदर रहती हूँ और सुबह से शाम यही आपने देखा ही है। लेकिन बेटी, मैं तो मंदिर का किवाड़ बंद कर जाता हूँ, फिर तुम अंदर कैसे। बाबा, जब शाम की आरती होती है उस समय मैं सबकी नज़रों से बचकर अंदर चली आती हूँ और शिव पार्वती जी की मूर्ति के पीछे छुप जाती हूँ। और सुबह जब आप किवाड़ खोलकर आरती की तैयारी में जुट जाते हैं तब मैं चुपचाप बाहर निकल आती हूँ। बेटा, ये सब तो ठीक है, पर तुम ऐसा क्यों करती हो और अपने घर क्यों नहीं जाती हो। बाबा, मेरा कोई घर नहीं है और रही बात मंदिर के अंदर रहने की, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आगे से मैं मंदिर के अंदर बिना आपकी इजाज़त के नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, मैं समझ सकता हूँ, तुम मेरी इजाज़त के बिना भी यहाँ रह सकती हो, पर इस दुनिया में कोई तो तुम्हारा अपना होगा। मेरा यहाँ कोई नहीं है। बाबा, आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं बेटी, मेरा मतलब ये नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। ये भोलेनाथ का दरबार है, ये सबके लिए हमेशा खुला रहता है। लेकिन बेटी, इस तरह यहाँ कब तक अकेली रहोगी। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मेरे घर पर रह सकती हो। मेरा यहीं पास में 2 कमरे का घर है, हम दोनों पति पत्नी रहते हैं। नहीं बाबा, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। अरे, मुझे बाबा भी कहती हो और बोझ की बात भी करती हो। बेटिया बाबा पर कब से बोझ होने लगी। अगर तुम हमारे घर चलोगी तो हमें अच्छा लगेगा और तुम्हारे रूप में हमें एक और बेटी भी मिल जाएगी। पर बाबा, आपके परिवार वाले। बेटी, मेरा परिवार मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ही है। एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे ने विदेश में शादी कर ली और वहीं घर बसा लिया। उसको याद भी नहीं है, उसके माता पिता आज भी उसका इंतजार करते हैं। और बेटी की शादी भी कर दी।
वह भी अपने पति के साथ विदेश में ही रहती है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम मेरे घर चलो, हमें भी अच्छा लगेगा। हमारी सोनी जिंदगी में तुम्हारे आने से रौनक लौट आएगी। गोपी पुजारी जी के घर जाने को तैयार हो जाती है। पुजारी जी खुश हो जाती है। पुजारी जी अपनी धर्म पत्नी को फोन कर बताती है, आज मेरे साथ घर पर एक मेहमान आ रही है, तो तुम उसके खाने पीने और सोने की व्यवस्था कर देना। तब पुजारी जी की पत्नी साक्षी जी कहती है, कौन है जी वो मेहमान? तब पुजारी जी कहते हैं, अरे घर आकर बताता हूँ, अभी मैं फोन रखता हूँ। पुजारी जी फोन रखकर मंदिर का किवाड़ बंद कर घर जाने की तैयारी करती है। पुजारी जी गोपी के पास जाते हैं और बोलते हैं, बेटी चलो शाम हो गई, अब घर चलती है। पर बाबा अब ये मैं बीच में कहाँ से आ गया? संकोच क्यों कर रही हो बेटी? निसंकोच मेरे घर चलो, उठो जल्दी। पुजारी जी गोपी को लेकर घर जाते हैं। उसे सोफे पर बैठाकर साक्षी जी के पास जाते हैं और गोपी के लिए चाय लाने के लिए बोलती है। ये लड़की कौन है? एक अनजान लड़की को ऐसे घर में रखना ठीक होगा जी? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में इसके बारे में बताता हूँ, तुम उसका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। पुजारी जी के जाने के बाद, कौन हो बेटा, तुम कहाँ से आई हो? तेरा घर कहाँ है? देखने में तो अच्छे घर की लग रही हो, फिर यहाँ तुम कैसे पहुंची? तेरा नाम क्या है? गोपी कुछ नहीं बोलती और रोने लगती है। चलो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, अब रोना बंद करो। साक्षी जी चाय बनाकर लाती है और गोपी को देती है। इतने में पुजारी जी हाथ में कुछ सामान लिए अंदर आती है। आप इतनी जल्दी में कहाँ गए थे? और ये थैली में क्या है? भाग्यवान, मैं इस बच्ची के लिए कुछ कपड़े लेने गया था। बेचारी को ना जाने कौन सा दुख है जो इतनी छोटी उम्र में इस हालत में है। बेटी, ये तेरे लिए कुछ कपड़े लाया हूँ, जाओ जाकर नहा धोकर या कपड़े पहन ले, वो वहाँ बाथरूम है। बाबा, मैं ठीक हूँ, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मैंने पहने तो है कपड़े, मुझे पता है तूने सूट पहना है, बदलने के लिए भी तो चाहिए। अब जाओ और नहा कर आओ। बाबा, आपका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी? मुझ बेसहारा बदनसीब को सहारा दे रही है। मेरे बारे में बिना कुछ जाने अपने घर ले आए। इस जमाने में भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, वो मुझे आपसे मिलकर पता चला है। आज के बाद खुद को बेसहारा बदनसीब मत कहना बेटी, हम है ना तेरा सहारा। जाओ अब। गोपी बाथरूम में चली जाती है। सुनिए जी, ये लड़की कौन है? इसका नाम क्या है और कहाँ मिली आपको? ये लड़की कुछ दिनों से मंदिर की सीढ़ियों में आकर बैठ जाती थी। आज मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने इससे पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आई हो? उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ नाम बताया। क्या है इसका नाम? गोपी है इस बच्ची का नाम। साक्षी जी बड़ी दुखी लगती है बेचारी, ना जाने क्या हुआ होगा इसके साथ, कहाँ से आई होगी? आपने गौर किया इसके बदन पर अजीब सी निशान है। कैसे निशान है? ऐसे लगते हैं किसी ने इसके शरीर पर कोड़े बरसाए हो। इतने में गोपी नहाकर बाहर आ जाती है और वहीं साइड में खड़ी हो जाती है। साक्षी जी उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाती है और खाना देती है। गोपी रोने लगती है। बेटी, तेरा दुख क्या है? ये तो हम नहीं जानते, अगर तुम अपना दुख बताओगी तो मन हल्का होगा। आखिर तेरे साथ हुआ क्या है? आंटी जी कुछ भी तो नहीं। चल, तू बताना नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं है, अगर कभी तेरी इच्छा हो तो हमें बताने की तो बता देना,
तेरे साथ जो भी हुआ है वो तो हम सुधार नहीं सकते। हाँ, तेरा दुख कम करने की कोशिश जरूर करेंगे। अभी रोना बंद करो और खाना खा ले। आंटी जी, आप लोगों ने मुझे सहारा दिया है, मुझे यहाँ रहने की जगह दी है। मैं अपने बारे में आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं बेटी, तुझे जब भी मन करे बता देना। लेकिन तुमने मुझे आंटी क्यों कहा? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। आगे से माँ कहकर बोलना, मुझे अच्छा लगेगा। और आंटी कहोगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। आप मुझसे नाराज मत होइए। मैं आगे से आपको आंटी नहीं माँ कहूंगी। साक्षी जी उसके आंसू पोंछ कर कहती है, आज के बाद तुम कभी रोओगी नहीं। जो भी हुआ है तेरे साथ उसे भूलकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना है। चलो अब आराम कर। गोपी सोने चली जाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर गोपी घर का सारा काम करके चाय बनाकर तैयार कर देती है और दोनों को चाय पीने को कहती है। बेटा, ये सब तूने क्यों किया? आराम करती। वैसे भी तू अभी बहुत कमजोर है। कुछ दिन आराम कर, तू थोड़ा ठीक हो जा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आप लोगों ने मुझ पर इतना एहसान किया है, क्या मैं आप लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती हो? कर सकती हो। तुम हमारी बेटी हो। पर अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए कह रही है। और आगे से कभी भी तुमने ये एहसान वाली बात कही तो तुम फिर मार खाओगी अपने बाबा के हाथ से। बाबा, अब कभी नहीं कहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। चलो, माफ किया। अब तुम आराम करो, मैं मंदिर जा रहा हूँ। पुजारी राधे श्याम जी मंदिर चले जाती है। साक्षी जी भी घर के बाकी काम पर लग जाती है। गोपी को राधे श्याम जी के घर पर आए लगभग 1 महीना गुजर गया। पहले से वो थोड़ा ठीक होने लगी थी, मगर कभी कभी जो उसके साथ हुआ वो मंजर सोचकर डर जाती और उदास हो जाती थी। उसको दुखी देखकर साक्षी जी उसे खुश रखने की कोशिश करती है और उसे समझाती है और कहती, जो बीत गया उसे भूल जाओ, आगे के बारे में सोच। बेटी, माँ, ये सब भूल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ मेरी जिंदगी के उन काले दिनों को भुलाने की। लेकिन रह रहकर वही दिन मेरे जहन में उतर आते हैं। गोपी फिर न जाने किन ख्यालों में गुम हो जाती है। गोपी बेटा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, आप हो आइए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। साक्षी जी बाजार जाकर बहुत सारी चीजें खरीद कर लाती है और गोपी के लिए साड़ी सूट खरीदती है। शाम को जब वो लौट कर आती है तो गोपी घर का सारा काम करके रात के खाने की तैयारी कर रही होती है। गोपी दरवाजा खोलकर उनके हाथ से सारा सामान ले लेती है और दोनों अंदर चली जाती हैं। माँ, चाय बना लाऊं आपके लिए? नहीं, पहले तू मेरे पास बैठ और ये कपड़े देख तो कैसे लग रहे हैं। गोपी कपड़े खोलकर देखती है और बोलती है, ये सारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ठीक है, ये सब तेरे लिए लाई हूँ, कल से बदल बदल कर पहनना, ठीक है? माँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। पहले बाबा मेरे लिए इतने सारे कपड़े तो ले आए थे, फिर आपने मेरे लिए क्यों तकलीफ की? तब तकलीफ कैसी? माँ बाप को अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने में तकलीफ नहीं, खुशी होती है, समझ गई? इतने में राधे श्याम जी आ जाते हैं और बोलते हैं, दोनों माँ बेटी किस बात के लिए लड़ रहे हो? बाबा, लड़ नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं।
ठीक है बेटी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। गोपी राधे श्याम जी को चाय देती है। अगली सुबह गोपी घर का काम करके नाश्ता बनाने जा रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो वहीं गिर पड़ी। राधे श्याम जी की नजर उस पर पड़ी तो वो घबराकर गोपी को उठाने लगे, लेकिन गोपी बेसुध जमीन पर पड़ी हुई थी। फिर राधे श्याम जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, साक्षी जी जल्दी यहाँ आओ, गोपी को क्या हो गया देखो। इतने में साक्षी जी गोपी के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करती है, पर गोपी को होश नहीं आया तो वो उससे पास के ही अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर अनीता राधे श्याम जी और साक्षी जी की रिश्ते में भी लगती है। डॉक्टर अनीता गोपी का चेकअप करती है और उसे इंजेक्शन देकर बाहर आती है। साक्षी जी घबरा कर पूछती है, अनीता बेटा, गोपी को क्या हुआ है? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? हाँ बेटा बताओ, जल्दी क्या हुआ है इस बच्ची को? अब वो कैसी है? अंकल आंटी वो ठीक है, उसे मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। पर मेरे समझ में नहीं आया है, वैसे वो कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा आप लोगों के साथ। राधे श्याम जी और साक्षी जी अनीता को गोपी के बारे में सब कुछ बताते हैं। अंकल आंटी ये सब तो ठीक है, लेकिन वो कहाँ से आई है, कौन है? आप लोगों ने बिना पूछे जाने ही उसे अपने साथ कैसे रख लिया? अनीता बेटा, वो लड़की ऐसी वैसी नहीं है, मैं इंसान को पहचान सकता हूँ। वो भली लड़की है, लेकिन वो मुसीबत की मारी है, इसीलिए हमने बिना उसके बारे में जाने उसे अपने घर में रख लिया और अपनी बेटी भी बना लिया है। अनीता बेटा, उसके घर में आ जाने से हमारे सोने घर में रौनक लौट आई है। उसे मिलकर हम बहुत खुश हैं और इस एक महीने में उसने हमें बहुत खुशी दी है। अब तुम ही बताओ, हम उससे कैसे सहारा ना दे? अंकल आंटी वो तो सब ठीक है, क्या आप जानते हो कि वो शादीशुदा है या कुंवारी है? आप लोगों ने कभी पूछा नहीं? अनीता बेटा, इस बारे में तो हमने कभी नहीं पूछा है, लेकिन वो कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है और उसके साथ क्या हुआ है, वो जानने की कोशिश की थी, मगर उसने बताया नहीं तो हमने भी जोर जबरदस्ती नहीं की। गोपी को हुआ क्या है? उसे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? नहीं अंकल, उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो अनीता इतना ही कह पाई थी कि गोपी बाहर आ जाती है। उसे होश में देखकर राधे श्याम जी और साक्षी जी खुश होकर गोपी के पास जाते हैं और उसका हाल चाल पूछते हैं। माँ बाबा, मैं ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। अनीता बेटा, हम अब इसे घर ले जा सकते हैं? हाँ आंटी, ले जा सकते हैं। गोपी जी की ये दवा है, इन्हें टाइम से खिला दीजिएगा। और गोपी जी अपना ध्यान रखिए, आप कितनी कमजोर हो। गोपी हामी सर हिलाती है। फिर साक्षी जी को याद आता है कि अनीता उन्हें कुछ बताना चाहती थी, तब वो पूछती है, अनीता बेटा, तुम हमें कुछ बताना चाह रही थी, गोपी के बारे में बताओ, क्या बात है? आंटी मैं कैसे बताऊं, लेकिन बताना तो पड़ेगा, आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। अरे बेटी, बेझिझक बताओ, क्या बात है? गोपी ठीक तो है, इसको कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ और ही है। अनीता बेटा, अब मुझे घबराहट हो रही है, पहले पहेली मत बुझाओ, बताओ बात क्या है? आंटी अंकल, गोपी जी माँ बनने वाली है, इसलिए इन्हें चक्कर आ गया था, ये 2.5 महीने की गर्भवती है। राधे श्याम जी और साक्षी जी ये सब सुनकर सन्न रह जाती हैं। गोपी, ये क्या है बेटी, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें पता है? अगर पता है तो इस बारे में तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या बताती, कैसे बताती? बहुत कुछ है बताने को, मगर कहाँ से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा है। आंटी जी, इन्हें घर ले जाइए, गोपी जी को आराम की सख्त जरूरत है और आप आराम करो, घर जाकर जो भी कहना है वो थोड़ा ठीक हो जाओ तब कहना,
ठीक है। और वो लोग वहां से घर जाते हैं। राधे श्याम जी और साक्षी जी गोपी को आराम करने को कहती है, लेकिन गोपी गुमसुम किसी ख्याल में खो जाती है। गोपी बेटा किस ख्याल में खोई हो? लो बेटी चाय पी लो। माँ आपने क्यों तकलीफ की, चाय मैं बना लेती। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, थोड़ा ठीक हो जाओ, फिर सब काम तुझे तो करने हैं। साक्षी जी इतना कहते हुए उठकर जाने लगती है। माँ आप मेरी बीती जिंदगी के बारे में जानना चाहती हो ना? मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं शादीशुदा हूँ या नहीं? तो माँ बाबा आज मैं अपने बारे में आप लोगों को सब कुछ बता देना चाहती हूँ। राधे श्याम जी नहीं बेटी, अभी तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जब तुम ठीक हो जाओगी तब बता देना। नहीं बाबा, अब मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, मुझे यहाँ रहने की जगह दी, और सबसे बड़ी बात आप लोगों ने मेरे बारे में बिना जाने अपनी बेटी बनाया। इस मतलबी दुनिया में कौन किसका होता है और कौन किसको इस तरह अपने घर में रखता है। आप लोग मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। आप लोग नहीं होते तो ना जाने मैं आज किस हाल में होती, किन अंधेरी गलियों में भटक रही होती। गोपी बेटा हमें तुम पर पूरा विश्वास है। तुम एक शरीफ और नेक लड़की हो। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है हमें पता है, तुम चिंता मत करो। हमारे लिए तुम हमारी सबसे अच्छी और प्यारी बिटिया हो। गोपी माँ की गोद में सर रखकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। बेटी ऐसे मत रोया करो, ऐसे रोगी तो कैसे चलेगा। हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता भगवान ने तेरे लिए कुछ और सोचा हो। ऊपर वाले ने तुझे दुख दिया है तो वही ठीक भी करेगा, विश्वास रख। माँ मेरी किस्मत अच्छी होती तो मेरे साथ ये सब नहीं हुआ होता। अब तो मुझे भगवान पर से भी विश्वास उठ गया है। फिर से सिसक कर रोने लगती है। गोपी ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा बेटी, जो भी दुख है तुम्हारे अंदर वो सब कह डालो। दुख को जितना अंदर दबाते जाओ उतना ही दर्द और घुटन होती है। किसी से अपना दुख बांटने से मन हल्का होता है। इसीलिए आज तुम अपना दर्द, अपने दुखों को बाहर निकाल फेंको। हाँ माँ, मैं भी आज सब कुछ कह देना चाहती हूँ, वो सब जो मेरे साथ हुआ है। मैं गोपी रघुवंशी, मेरे पापा का नाम मनोहर रघुवंशी, मेरी माँ मीरा रघुवंशी। हम छोटे से गांव के रहने वाले हैं। मेरे पापा खेती बाड़ी का काम करते हैं, वे एक किसान है। हमारा हंसता खेलता परिवार था। मेरी माँ कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम करती है। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी मुझसे छोटी, 5 बहनें और एक सबसे छोटा भाई। खेती किसानी करके अपने परिवार और हम भाई बहनों का पालन पोषण करते थे। मेरे पिता जीवन में हर सुख दुख को सहकर हम लोगों की अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा देने के लिए माँ पापा दिन रात मेहनत करते थे। मैं उनकी बड़ी बेटी थी तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी। मैं भी पढ़ाई के साथ घर के कामों में माँ की मदद करती थी। बाकी समय में अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाती थी। मैं बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा माँ पापा से कहती थी मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी। मेरे माँ पापा कहते ठीक है बिटिया, तू जो करना चाहती हो वो करना, हम कभी तुम्हें नहीं रोकेंगे, तुम हमारी बेटी नहीं बेटा हो। मेरे मम्मी पापा ने कभी बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया। हम 6 बहनों और एक भाई को एक समान प्यार देते थे। मेरे मम्मी पापा हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। माँ रात रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिला करती थी। पापा भी माँ के साथ रात भर जागकर माँ की मदद करते थे। मेरे मम्मी पापा भाई बहन मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा और सबसे प्रिय थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज उनसे बिछड़कर कहीं खो जाऊंगी। गोपी ऐसा क्या हुआ था तुम उन लोगों से बिछड़ गई? गोपी आगे बताती है, गोपी ओ गोपी जा बिटिया, तेरे बाबूजी को खेत में खाना देकर आ जा। आज वो घर खाने के लिए नहीं आने वाले हैं।
आज खेत में काम ज़्यादा है। माँ, मुझे पता है आज बाबूजी घर नहीं आएंगे, क्योंकि आज मेरे स्कूल की छुट्टी है। तो बाबूजी को पता है मैं उनके लिए खाना खेत में ही ले जाऊंगी, इसीलिए तो वो आज घर नहीं आए हैं। कितना बकबक करती है ये लड़की। जो काम कह रही हूँ वो काम चुपचाप कर दे। माँ, मुझे पता है, आप चिंता ना करो। मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं और खाना भी बना दिया है। पढ़ाई भी कर ली। आप सबके लिए खाना बनाकर रख दिया है, खा लीजिएगा। मैं बाबूजी को खाना देने जा रही हूँ। गोपी बिटिया, तूने नहीं खाया खाना? तू भी खा ले, फिर खेत में जाना। माँ, मैं बाबूजी के साथ वहीं खाऊंगी। 13 साल की गोपी खाना लेकर बाबूजी के पास खेत में पहुंच जाती है। गोपी बाबूजी को आवाज लगाती है, बाबूजी, मेरी लाडो आ गई। हाँ बाबूजी, आइए खाना खा लीजिए। बाबूजी के हाथ धुलवाती है, अपने दुपट्टे से बाबूजी के माथे से पसीने पोंछती है और अपने हाथों से बाबूजी को खाना खिलाती है। फिर गोपी को उसके बाबूजी अपने हाथ से प्यार से खाना खिलाते हैं। बाबूजी, खाना आप खाइए, मैं फिर खाऊंगी। आप इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, तो क्या हुआ? मैं अपने बच्चों, अपने प्यार के परिवार के लिए तो मेहनत करता हूँ बिटिया मेरी। फिर मेरी नन्ही गुड़िया भी तो अपने बाबूजी को कितना प्यार करती है, अपने बाबूजी का कितना ख्याल रखती है। बाबूजी, मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगी, शाम को घर साथ ही जाएंगे। लाइए फावड़ा, मैं भी खोदती हूँ। नहीं बेटी, ये तेरा काम नहीं है। इन हाथों में फावड़ा नहीं, कलम होनी चाहिए। तेरा पढ़ने का काम है। जा घर जा और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर। मेरी नन्ही गुड़िया, पढ़ लिख कर तुझे आगे बहुत कुछ करना है, समझ गई? अब घर जा। बाबूजी, पढ़ाई तो मैं मन लगाकर करती हूँ और मुझे पता है मुझे बहुत पढ़ना है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। मैं आपका हर सपना पूरा करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आज मेरी छुट्टी है, इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। हर माता पिता को तेरी जैसी होनहार औलाद दे। इतनी छोटी है पर हमारी माँ बनी रहती है। चल ठीक है, शाम को हम साथ में घर जाएंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गोपी देखते देखते बड़ी हो रही थी। देखने में खूबसूरत, तेज तर्रार, पढ़ने में होशियार, हर काम में निपुण थी। क्लास में फर्स्ट तो हमेशा से आती थी, मगर 10th क्लास में स्कूल में टॉप किया तो गोपी चिल्लाती हुई अपने माँ बाबूजी के पास आई। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो अपने भाई बहनों और माँ बाबूजी के साथ अपनी खुशियाँ बांटती है। अपने रिजल्ट को हवा में उछालकर हिप हिप हुर्रे कहते हुए अपने भाई बहनों के साथ नाचने लगती है। मीरा जी मनोहर जी से कहती है, सुनिए जी, आज हमें इतनी खुशी मिली है। हमारी बेटी ने अपने नाम के साथ हमारा नाम भी ऊंचा कर दिया है। इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा तो होना चाहिए। मीरा, ये भी कोई कहने की बात है? मैं बाजार जाने ही वाला था, तो जाइए, देर किस बात की है। इतने में गोपी के दोस्त स्कूल के टीचर गोपी के घर आती है। गोपी और गोपी के परिवार को बधाई देते हैं। गोपी के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग जाता है। मनोहर जी बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आ जाते हैं और घर पर आए हुए सभी मेहमानों का मुंह मीठा करवाते हैं और सभी का विनम्र पूर्वक शुक्रिया अदा करते हैं। आज अपनी बेटी की कामयाबी पर मीरा जी और मनोहर जी की आंखों से आंसू निकल आती है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनकी बरसों की मेहनत सफल हो गई हो। दोनों की आंखें छलक जाती है। माँ, बाबूजी, इस खुशी के मौके पर ये आंसू क्यों है? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। पगली, ये तो खुशी के आंसू है। माँ बाबा, इन आंसुओं को बचा कर रखिए, अभी तो शुरुआत है। ऐसे खुशी के पल और भी आने बाकी है। सभी गले लगकर खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। बधाई देने आए सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। गोपी अब आगे की पढ़ाई और भी मेहनत से करने लगी। समय के साथ वो और भी मैच्योर हो गई। घर की बड़ी बेटी थी तो वो अपने से
छोटे भाई बहनों की पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। वो चाहती थी कि उसके भाई बहन भी उसी की तरह मन लगाकर पढ़े और माँ बाबूजी का नाम रोशन करे। गोपी अपनी पढ़ाई के साथ कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी ताकि उन पैसों से वो अपने माता पिता की मदद कर सके। लेकिन जो बच्चे पैसे दे सकते थे उनसे ही पैसे लिया करती थी। जरूरतमंद बच्चों को फ्री में पढ़ा दिया करती थी। गोपी बचपन से दयालु स्वभाव की थी। गोपी देखते ही देखते 12वीं कक्षा में पहुंच गई। 18 साल की गोपी एकदम जवान लगने लगी थी। मगर गोपी अपनी जवानी से बेखबर अपनी दुनिया में मस्त रहती। उसे अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सूझता था। राधे श्याम जी का दोस्त रमाकांत जी उनके घर से कुछ दूरी पर रहते थे। गोपी बेटी, तेरे ताऊजी रमाकांत अपने घर आया हुआ है। तू जाकर कहना बाऊजी ने मिलने के लिए बुलाया है। अरे बाऊजी, ताऊजी आए हुए हैं, हमें तो पता ही नहीं है। मैं अभी जाकर बोलती हूँ, रात का खाना हमारे साथ खाए। गोपी रमाकांत जी के यहाँ पहुँचकर बाहर से ही आवाज लगाते हुए जाती है, ताऊजी ताऊजी आप कहाँ हो। इतने में रमाकांत जी की पत्नी देवकी बाहर आती है। गोपी, क्यों सारे मोहल्ले को सर पर उठा रखा है, क्यों इतना चिल्ला रही है। अंदर आ जाओ, थोड़ा सांस ले लो, हमेशा आंधी तूफान बनकर आती हो। दोनों हंस पड़ी। गोपी देवकी जी के पैर छूकर कहती है, ताई जी मैंने सुना ताऊ जी घर आए हैं। हाँ आए तो हैं ताई जी, मैं ताऊ जी से बहुत गुस्सा हूँ। घर आकर अपनी बेटी से मिलने तक नहीं आए। गोपी, घर तो आए हैं मगर हमसे भी वो कहाँ मिलते हैं। क्यों ताई जी, ताऊ जी कहाँ रह जाते हैं। गोपी बेटा, तेरे ताऊ जी छुट्टी लेकर घर नहीं आए हैं, वो काम के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। दरअसल उनके मालिक का यहाँ शोरूम बन रहा है, उसी के सिलसिले में आए हैं। रात को घर आती हैं और सुबह ही निकल जाती है। ताई जी, ताऊ जी के मालिक का यहाँ क्या काम है। यहाँ उनकी जमीन थी, उसी जमीन पर वो शोरूम बना रहा है। वो अब लगभग तैयार हो चुका है, उसी शोरूम के काम में व्यस्त है। अच्छा ताई जी, ठीक है। ताऊ जी शाम को आएंगे तो समय निकालकर घर आने का बोल दीजिए। रमाकांत जी और देवकी जी के 2 बच्चे हैं, पारुल और अंकित। फिर तीनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। ताई जी, अब मैं घर जाती हूँ, आप लोग सब घर आ जाइएगा। गोपी, सुन, तेरे ताऊ जी तो संडे से पहले आने वाले नहीं है। आजकल तुम सबकी छुट्टियां पड़ी है। ऐसा करते हैं, कल हम सब लोग वहीं घूमने चलते हैं। तो अपने मम्मी पापा को घूमने के लिए तैयार करना। वैसे भी भाई साहब और मीरा दीदी अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें दिन दुनिया की खबर ही नहीं रहती है। इसी बहाने हम घूम भी लेंगे और तू अपने ताऊ जी से भी मिल लेगी। गोपी, तेरे ताऊ जी कह रहे थे उनके मालिक का शोरूम बहुत ही सुंदर और देखने में आकर्षक है, तो साथ में रिसोर्ट भी देख आएंगे। कैसा है मेरा आइडिया। ताई जी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, मेरा मन भी बहुत है घूमने का, लेकिन माँ बाबा को घूमने के लिए तैयार करना पड़ेगा। पारुल और अंकित बोलते हैं, फिर देर किस बात की, चलो हम सब मिलकर चाचा जी और चाची जी को मनाते हैं। चलो चलते हैं। पारुल और अंकित गोपी के साथ घर आ जाते हैं। फिर सब मिलकर मनोहर जी और मीरा जी को घूमने के लिए तैयार करते हैं। वो घूमने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सब मिलकर घूमने निकल जाती है। सबसे पहले वो रमाकांत जी के पास जाती है। उन सबको वहाँ अचानक देखकर रमाकांत जी चौंक जाती है। आप सब लोग यहाँ कैसे। गोपी रमाकांत जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। आपको तो हमसे मिलने की फुर्सत नहीं है, तो हम ही आपसे मिलने आ गए ताऊ जी। आप लोगों ने ये तो बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। मगर मैं खुश नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। मेरा बच्चा मुझसे क्यों गुस्सा है, बस गुस्सा हूँ। तब ताऊ जी गोपी को गले लगाकर कहती हैं, मुझे माफ कर दे लाडो, मैं बहुत व्यस्त था, इसीलिए तुम सबसे मिलने आ नहीं पाया।
अब आप सब यहाँ आ गए हो तो यही सब मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। गोपी मेरी लाडो अब खुश है। ताऊ जी, मैं समझती हूँ आप कितने बिजी हो। गुस्सा होने का तो मैं ऐसे ही नाटक कर रही थी। सब आपस में हंस पड़े। फिर सभी लोग मिलकर आसपास घूमने लग जाती है। फिर शोरूम देखने लगी। इतना शानदार आलीशान शोरूम देखकर सब देखते ही रह गए। फिर वो लोग शोरूम के बाहर घूमने लगे। बाहर बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ था। स्विमिंग पूल भी था। गोपी वहीं बैठकर निहार रही थी। सभी बच्चे वहां जाकर गोपी से कहती हैं, कहाँ खोई हो हुई हो, चलो और जगह भी घूमते हैं। चलो उस तरफ चलते हैं। सब स्विमिंग पूल के आगे की तरफ जाती है। यह स्थान पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ लोग वीकेंड में पिकनिक मनाने आते हैं। वहाँ कुछ अमीरजादे पिकनिक मना रहे थे। शराब के नशे में वो धुत होकर नाच रहे थे। गोपी घूमते घूमते उस जगह पहुंच जाती है। एक लड़का उससे टकराता है और गोपी गिर जाती है। जैसे गोपी गिरी वैसे ही उस पर कुछ लड़के भद्दे कमेंट पास कर रहे थे तो कोई हंस रहा था। कुछ लड़के कहने लगे, अंधी है क्या जो हमारे बीच आ गई। फिर कहते हैं, जाहिल गवार लड़की। अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, बीच में आकर खलल डाल दिया। गोपी झटके से खड़ी होती है और कहती है, जाहिल गवार तो तुम लोग हो जो इतना गलत बोल रहे हो, और अंधे भी तुम ही लोग हो जो यहाँ आकर गंदी हरकतें कर रहे हो। ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक पैलेस है जहाँ तुम खड़े होकर अपने दौलत के नशे में कुछ भी कर रहे हो। यहाँ पर अच्छे घरों के लोग भी आते हैं। इतने में एक लड़का कहता है, जाहिल लड़की, तुझे हम अच्छे घर के नहीं दिख रहे। तुम लोग अगर अच्छे घर के होते तो ऐसी हरकत नहीं करते। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम लोगों को संस्कार ही ऐसे मिले होंगे। इतना कहकर गोपी वहां से जाने लगती है। इतने में जिस लड़के से गोपी टकराई थी वो लड़का गोपी का हाथ पकड़ कर, हाउ डेर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों से इस तरह से बात करने की। शायद तू जानती नहीं है किससे बात कर रही है। क्यों, तुम और तुम्हारे दोस्त क्या किसी रियासत के राजकुमार हो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम कुछ भी कह भी नहीं सकते। अगर तुम्हारी जगह कोई राजकुमार भी होता और वो ऐसी बदतमीजी करता, उससे भी मैं ऐसे ही बात करती, समझ गए। अब मेरा हाथ छोड़ो। ओ हाथ छोड़ो। लो, छोड़ दिया। और गोपी के साथ बदतमीजी करता है। गोपी उसके गाल पर कसकर एक थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। तब उस लड़के को उसके दोस्त कहती है, यार वीरू, तुझे उस लड़की ने थप्पड़ मारा, तेरी इतनी बेइज्जती की, तूने उसे यूं ही जाने दिया। अभी हम उसे सबक सिखाते हैं, उसे भी पता चलना चाहिए हम है कौन। तब वीरेन उन सबको वहीं रोकते हुए कहता है, तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। उसने मुझे थप्पड़ मारा है, वीरेन मल्होत्रा को थप्पड़ मारा है। इसकी सजा तो उसे मिलेगी और उसे सजा भी मैं ही दूंगा। इस थप्पड़ की उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो जाहिल लड़की जिंदगी भर याद रखेगी। मरना चाहेगी तो मर ना पाएगी, जीना चाहेगी तो जी ना सकेगी। आज से उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। बस तुम लोग इतना पता करो कि वो रहती कहाँ है या किसके साथ है। आज से ही तुम उसका पता करो। वीरू हाथों से अपने गालों को सहलाते हुए कहता है, उस मगरूर लड़की को छोड़ूंगा नहीं। गोपी वहां से अपने परिवार वालों के पास जाती है। गोपी, हम सब लोग यहाँ तुझे ढूंढ रहे थे, तू कहाँ चली गई थी। फिर सब लोग कहने लगे, हाँ हाँ, तुम कहाँ चली गई थी। अरे मैं घूमते घूमते आगे निकल गई थी। थोड़ा आगे जाकर यहाँ की सुंदरता में इतनी खो गई कि कब आप लोगों से आगे निकल गई पता नहीं चला। फिर वहाँ पर कुछ रईस बाप की बिगड़ी ही औलादे से मेरी लड़ाई हो गई। मीरा जी, वो कौन है बेटा। पता नहीं कौन है। कुछ लड़के मुंबई की बात कर रहे थे, होंगे कहीं से भी, हमें क्या लेना। गोपी बेटा, ऐसे हर किसी से मत उलझाकर, जमाना खराब है।
न जाने कब अनहोनी हो जाए। फिर वो बड़े घर के लोग हैं, हम गरीब लोगों की क्या औकात है, उनके आगे वो कुछ भी कर सकते हैं। बाबूजी, हम गरीब है तो क्या हुआ, इज्जत सबकी बराबर होती है। वो पैसे वाले हैं तो कुछ भी करेंगे। वहां पर कितनी बदतमीजी कर रहे थे और न जाने मुझसे क्या क्या कह रहे थे। मुझे भी सहन नहीं हुआ, एक लड़के की गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। बेटा तूने ये क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो ना जाने क्या करेंगे। बाबूजी, आप इतना क्यों डर रहे हो? आपको तो पता है ना, मैं गलत का साथ नहीं दे सकती। फिर ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता है। जितना हम दबकर रहते हैं उतना ही हमें लोग दबाएंगे। इसीलिए हमें गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि डर कर गलत को होते देखना चाहिए। ताऊ जी, क्या मैंने गलत किया है? नहीं, बिल्कुल ठीक किया तुमने। ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। फिर तुम तो हमारी शेरनी बेटी हो, तुम चुपचाप कैसे चले आती? ताऊ जी, बाबूजी को समझाइए, यूं ही मेरी फिक्र कर रहे हैं। मनोहर, क्यों इतनी चिंता करते हो? बेफिक्र होकर एंजॉय करो यार। गोपी अपनी सुरक्षा करना जानती है। रमाकांत, गोपी जवान लड़की है, कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, एंजॉय कीजिए। फिर सब रात में वही शोरूम में कमरे बने हुए थे, वहीं रुक गए। अगले दिन सुबह फिर सबने मंदिर जाने का प्लान बनाया। नहा धोकर सब मंदिर के लिए निकल गए। जिस रास्ते से वो लोग गुजर रहे थे उसी रास्ते पर वो लड़के भी अपनी कार में हुड़दंग मचाते हुए जा रहे थे। गोपी की नजर उन पर पड़ गई और कहने लगी, यही है वो बदतमीज लड़के जो कल मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। इतने में वीरेन ने गोपी को देखा और गोपी को अजीब सी नजरों से घूरने लगा। गोपी की नजर उन लड़कों पर पड़ी जिनसे वो बाहर लड़कर आई थी। देखो कितने बदतमीजी कर रही है, कितने छिछोरे हैं। मन तो ऐसे कर रहा है कि पत्थर मारकर इनका सर फोड़ दूं। मीरा जी, गोपी वहां देखना जरूरी है, उधर देखो। फिर सभी लोग मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। वीरेन और उसके दोस्त भी उन लोगों की गाड़ी का पीछा करते हुए मंदिर पहुंच गए। गोपी के परिवार वालों ने माता का दर्शन किया और आगे घूमने निकल गए। वीरेन की नजर रमाकांत जी पर पड़ी और कहने लगा, ये रमाकांत अंकल इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? तुम लोग पता करो कि ये रमाकांत अंकल इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और रमाकांत अंकल इन लोगों को कैसे जानते हैं। मुझे इन लोगों की जानकारी चाहिए। शाम को सभी लोग शोरूम चले जाते हैं। वीरेन के दोस्त भी छुपकर इन लोगों के पीछे पीछे शोरूम जाते हैं। वहां जाकर पता करते हैं गोपी और उसके परिवार के साथ रमाकांत का रिश्ता क्या है। वो लोग सब कुछ पता करके वहां से वीरेन के पास जाते हैं। उन सब के रिश्ते के बारे में वीरेन को सारी बातें बताती है। अच्छा तो ये बात है, उस चूहिया को मैं सारी दुनिया में बदनाम करना चाहता था, पर रमाकांत अंकल के बीच में आ जाने से मैं उस घमंडी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्यों यार, हम बदनाम क्यों नहीं कर सकते उसे? रमाकांत अंकल को पता थोड़ी ना चलेगा कि हमने उसके साथ गलत किया है। फिर हम उसे बोलने लायक छोड़ेंगे ही नहीं, तो हम पर इल्जाम कौन लगाएगा? तू बोले तो हम उसे अभी यहाँ उठा लाती हैं। तुम लोग क्या पागल हो? अगर इस बारे में मेरे पापा को थोड़ी भी भनक लगी ना, मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। ना जाने मेरे साथ और क्या क्या करेंगे। इसीलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। यार वीरू, रमाकांत अंकल तेरी कंपनी के मामूली से नौकर है, वो तेरे खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम लोग नहीं समझ सकते, रमाकांत अंकल को पापा अपना दाहिना हाथ मानते हैं। अगर रमाकांत अंकल को कोई भी तकलीफ होती है ना, पापा को बर्दाश्त नहीं होता है। अगर उस लड़की के साथ कुछ भी बुरा हुआ ना, रमाकांत अंकल को तकलीफ होगी, उन्हें तकलीफ हुई तो पापा को भी तकलीफ होगी। इसीलिए हम उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। वह उस लड़की का नाम क्या है पता चला? हाँ, शायद गोपी है। गोपी, अब तू देख वीरेन मल्होत्रा तुझे कैसे अपने पिंजरे में कैद करता है। हा हा करके शैतानी हंसी हंसता है।
यार वीरू, अंकल को कैसे पता चलेगा? हम उन्हें पता नहीं चलने देंगे। नहीं, यह मामला रमाकांत अंकल से जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। उस चुहिया को तो मैं सबक सिखा कर छोड़ूंगा। उसने वीरेन मल्होत्रा से पंगा लिया है। अगले दिन गोपी का परिवार और रमाकांत जी के बच्चे घर के लिए निकल जाते हैं। रमाकांत जी अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो जाती हैं। थोड़ी देर में वीरेन और उसके दोस्त शोरूम पहुंच जाती हैं। रमाकांत जी वीरेन को वहां देखकर चौंक जाता है। वीरेन बाबा, आप यहाँ कैसे और कब आए? अंकल, 3-4 दिन हो गए हैं। अच्छा, किसी काम से आए हैं? नहीं अंकल, मैं हमारा शोरूम देखने आया हूँ और इसी बहाने घूम भी लिया है। अंकल, अभी जो लोग यहाँ से गए वो कौन थे? वीरेन बाबा, वो मेरे छोटे भाई का परिवार और मेरे बच्चे थे। यहाँ घूमने आए थे, आज घर चले गए। अच्छा अंकल, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? यही नज़दीक ही है, 1 घंटे का रास्ता है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? वीरेन गुस्से में बोलता है। आप हमारे नौकर हो, हमें पता होना चाहिए आप रहते कहाँ हैं। अब आप सीधे सीधे बताओ, कहाँ है आपका गांव? रमाकांत जी घबरा कर कहते हैं, वीरेन बाबा, हमारे गांव का नाम रामपुर है। हम वहीं के रहने वाले हैं। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। बाबा, आप यहाँ कब तक हो? आपको क्या करना है? यहाँ मैं कब तक हूँ? अपने काम से मतलब रखिए, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है बाबा। अंकल, आज से मेरे दोस्त और मैं यहीं रहने आ रही है। हमारे रहने का इंतजाम अच्छे से कीजिए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबा, मैं सब तैयार करता हूँ, आप लोग आइए। वीरेन अपने दोस्तों के साथ शोरूम में आ जाता है। कुछ दिन बाद रमाकांत अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। रमाकांत अंकल, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? कल संडे है तो घर जा रहा हूँ। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, आपका गांव यहीं पास में है। जी बाबा। वीरेन कुछ सोचता है और कहता है, अंकल, हम आपके गांव आए हैं, क्या आप हमें अपना गांव नहीं दिखाओगे? क्यों नहीं बाबा, जरूर। कब चलना है बताइए? ठीक है, पहले आप जाइए, हम बाद में आते हैं। जब भी आओगे मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है। रमाकांत जी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वीरेन मन ही मन में कहता है, अब आएगा मजा रामपुर घूमने का और उस लड़की को सबक सिखाने का। दोस्तों से कहता है, चलो एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रमाकांत जी मनोहर जी के घर जाता है। रमाकांत जी को घर पर देखकर गोपी और बाकी सब लोग खुश हो जाती हैं। गोपी, 12वीं का रिजल्ट कब आने वाला है? ताऊ जी, 2 दिन में ही आने वाला है। 10वीं में तो तूने स्कूल टॉप किया था, इस बार मुझे लग रहा है हमारी बिटिया जिला टॉप करेगी, हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? पता नहीं ताऊ जी, वो तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। ठीक है, जो भी हो देखते हैं। अब खाना पीना खाकर पूरा परिवार साथ में बैठकर बातें करते हैं। रमाकांत जी, मनोहर, कल तुम सब लोगों का खाना हमारे घर पर है, समय पर आ जाना, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, हम सब समय पर आ जाएंगे। रमाकांत जी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर अपनी पत्नी देवकी जी से कहते हैं, कल मनोहर के परिवार को खाने पर बुलाया है, तो तैयारी अच्छे से करना। जी ठीक है। इतने में रमाकांत जी का फोन बजता है। रमाकांत जी फोन उठाते हैं। उधर उधर से वीरेन, अंकल हम आ रहे हैं, अपने घर का एड्रेस मुझे सेंड कीजिए। जी बाबा, भेजता हूँ। देवकी, मेरे मालिक का बेटा वीरेन यहाँ आने के लिए बोल रहा है, मैंने हाँ कह दिया है। आपने हाँ क्यों कहा? आप ही तो कहते हैं वो बिगड़ा हुआ है, फिर आपने यहाँ क्यों बुलाया है? आगे क्या होगा? गोपी के जीवन में क्या हुआ?
क्या है गोपी की दर्द भरी कहानी। जानेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।